नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर। आज मैं आपको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी बच्चे क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं उनका पहला ही चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर भी लंबा चौड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक चैप्टर को आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब कभी भी आप आगे पढ़ते हैं और आप आगे देखेंगे, जैसे कई बार एग्जामिनेशन में भी पीजीटी का परीक्षा है या टीजीटी का परीक्षा है या जीआईसी का परीक्षा है, तो सब पूछे जाते हैं। जैसे कैलेंडरी टर्म्स पूछ दिया, अब कैलेंडरिंग किसको कहते हैं, 3-4 ऑप्शन डाल दिया। या मोयरिंग किसको कहते हैं, साइजिंग क्या है, ऐसी टर्म्स को डाल दिए जाते हैं और 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें करना क्या है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे लाख क्वेश्चन करेक्ट करो, 2 लाख क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आपको कहती हूँ आप कंपटीशन में ज़रूर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि होता क्या है। जरा सी लाइन का हेर फेर हो जाएगा, जरा सी ऑप्शन का हेर फेर हो जाएगा, जरा सा सेंटेंस का हेर फेर हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप परीक्षा में जब भी, चाहे यूनिवर्सिटी परीक्षा दे रहे हो या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रही हो, अगर आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित चीज़ों को जानना है तो पूरी चैप्टर, पूरी बुक का निचोड़ टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। अगर आपने कुछ जो टर्म्स हम आपको बता रहे हैं उस पर अगर आपने काबू पा लिया या उसको आपने रट लिया, दिमाग में घुसा लिया, तो निश्चित तौर पर आप कई सारे जो टेक्सटाइल से संबंधित प्रश्न है उसके उत्तर आप बेहिचक दे देंगे। रात के नींद में सोते सोते भी अगर कोई पूछेगा कि कैलेंडरिंग क्या है, आप बता देंगे। मोयरिंग क्या है, बता देंगे। फिनिशेज क्या है, बता देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये बता देंगे कि ढाका का मलमल कहाँ का है, जामदानी किसको कहते हैं, या कांथा की क्या विशेषता है, कौन सी उसमें स्टिच आती है काम में। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से बता देंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आज मैं आपको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी से संबंधित ही चीज़ों को, जो हमने पिछले बार कहा था कि मैं बोर्ड पर आपको बता दूंगी, तो मैं आज बोर्ड पर ही आपको बता रही हूँ। जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वस्त्र गुणांक किसको कहते हैं। क्या है वस्त्र गुणांक? मतलब फैब्रिक काउंट। ये है फैब्रिक काउंट। तो कई बार आप देखोगे वस्त्र को क्लोथ बोला जाता है तो कई बार फैब्रिक बोली जाती है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या फैब्रिक है, फैब्रिक है, क्लोथ है, दोनों बोथ आर द सेम थिंग। वस्त्र गुणांक है प्रति इंच कपड़े में धागे की संख्या। प्रति इंच कपड़े, जैसे ये हमारा साड़ी है, आप देख रहे हो आराम से, कपड़ा दिख रहा है आपको, साड़ी है मान लो। इस साड़ी में प्रति इंच 1 इंच आपने कपड़ा काट लिया, 1 इंच आपने कपड़ा काट लिया, तो कपड़ा काटने पर प्रति इंच कपड़े की संख्या कितना आ रही है, इसको आपको ज्ञात करना है। आप ये देखिए, जो लंबाई की ओर आता है उसको कहते हैं ताना। ये जो साड़ी की किनारी की तरफ आप देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है, मैं आपको आराम से दिखाती हूँ। तो ये जो किनारी की तरफ आ रहा है ये ताना का धागा कहलाता है। आप लोग दरिया बनाती हैं, अगर दरिया बनाती हैं तो जो चारपाई में आपने लंबी लंबी लाइनें लगाती हैं पुराने कपड़ों का या रस्सी का, या आपने खाट बुनते हुए किसी को देखा है, चारपाई बुनते हुए देखा है, तो जो लंबाई की ओर जाती है उसको कहते हैं ताना का धागा। उसको क्या बोलते हैं हम? ताने का धागा। ये कहलाता है, जो आप देख रहे हो ना, आराम से दिखा रही हूँ, साड़ी के किनारी वाला हिस्सा कहलाता है ताना, और जो चौड़ाई का हिस्सा होता है वो कहलाता है बाना, जिससे कि वस्त्र बुने जाते हैं। तो ये होता है वस्त्र गुणांक, मतलब प्रति इंच कपड़े में धागों की संख्या कितनी है। समझ गए? धागों की संख्या कितनी है।
तो आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ, 1 इंच मान लो ये कपड़ा है, ठीक है। 1 इंच कपड़ा में आप लंबाई में देखोगे कि कितने धागे हैं, पास पास कितने धागे हैं लंबाई में, ये लंबाई के धागे हैं, और चौड़ाई में कितने धागे हैं। 1 इंच कपड़े के धागे में अगर आप देखोगे कि कितनी लंबाई में धागे हैं, कितनी चौड़ाई में धागे हैं, इनको गिनोगे तो वही उसका वस्त्र गुणांक कहलाता है। समझ गए बात को? मान लीजिए कि ताने के धागा है 60, बाने का धागा है 40, तो 40, तो इसका जो वस्त्र गुणांक होगा वो क्या होगा, 60 × 40। अगर ताने का धागा, ताना मीन्स लंबाई में, बाना मीन्स चौड़ाई में, तो चौड़ाई का धागा अगर, लंबाई का धागा भी 60 है, चौड़ाई का धागा भी 60 है, तो वस्त्र गुणांक क्या होगा, 60 × 60। समझ गए बात को? समझ आ गई होगी, मैं समझती हूँ। ताना मीन्स लंबाई का धागा, बाना मीन्स चौड़ाई का धागा, और 1 इंच कपड़ा टुकड़ा काट लो, उसमें ताने की संख्या गिन लो, बाने की संख्या गिन लो, यही वस्त्र गुणांक कहलाता है। यही कहलाता है फैब्रिक काउंट। क्या कहलाता है ये? फैब्रिक काउंट कहलाता है। और फैब्रिक काउंट में अगर 60 × 50 का मतलब 60 ताना है, 50 बाना है। ताना को अंग्रेजी में बोलते हैं वार्प, वार्प बोलते हैं, अब बाना को बोलते हैं वेफ्ट। अंग्रेजी वाली छात्राएं और हिंदी वाली छात्राएं दोनों समझ लें इस बात को। ताना को बोलते हैं अंग्रेजी में वार्प और बाना को बोलते हैं वेफ्ट। तो वार्प का धागा, ताना का धागा और बाना का धागा अगर बराबर है और उसमें सही अनुपात है, तब वैसा कपड़ा मजबूत होता है और उत्तम क्वालिटी का होता है। समझ गए बात को? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर वस्त्र गुणांक ज़्यादा है या बराबर है, सम अनुपात में है, तो क्या उसकी मजबूती वस्त्र की कम होगी या ज़्यादा होगी? प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको अगर वस्त्र गुणांक ही पता नहीं है तो इस प्रश्न को उत्तर कैसे आप दे पाओगे? तो वस्त्र को गुणांक को समझने के लिए आपको ताना का धागा और बाने के धागा को समझना अनिवार्य है। जब आप समझ लोगे और आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ताना का धागा की संख्या 60 है और बाने के धागे की संख्या 50 है, तो पर भी वह कपड़ा मजबूत होगा, आपका बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा होगा। और इसका उल्टा, अगर ये ताना का धागा तो 60 है और बाना का धागा 40 है या 30 है या 25 है, तो ऐसा कपड़ा अच्छा नहीं होगा, झीनी रचना का होगा, झिरझिरी रचना का होगा। क्या होगा? झीनी रचना वाला, माने छितराया हुआ रहेगा। और छितराया हुआ कपड़ा जहाँ कहीं भी रहेगा वो कपड़ा अच्छा नहीं होता है, वो कपड़ा वहीं से फट जाएगा। ऐसा कपड़ा खरीदना पसंद करते हो? जब आप बाजार में जाते हो तो आप सोचते हो कि हम अच्छा कपड़ा खरीदें जो मजबूत हो, जो टिकाऊ हो, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं और जितना पैसा देते हैं उतना हम चाहते हैं कि वो पैसा हमारे पास रिफंड होकर के आए। कैसे? एक एक पैसा का मोल तब चुकेगा जब उन वस्त्रों को आप काम में लेंगे, चाहे वो बेडशीट का कपड़ा हो, चाहे वो पहनने का साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे शर्ट का कपड़ा हो, चाहे पर्दे का कपड़ा हो, चाहे कर्टन का कपड़ा हो या कोई भी हो। अगर उसका ताना और बाना का संख्या देख लेना, कभी भी खरीदते समय जाओगे तो ताना और उसमें लिखा रहता है, कपड़े के पीछे देखोगे किनारे पर लिखा रहता है कि उसमें ताना की संख्या कितनी है और बाना की संख्या कितनी है, मतलब उसका वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट कितना है। अगर फैब्रिक काउंट बढ़िया है तो कपड़ा बेस्ट क्वालिटी का है, आप उसे खरीद सकते हैं। समझ गए बात को? ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में बता दूंगी जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगी तब, तो आपको वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट समझ में आ गया। दूसरा मैंने बताया था आपको डेनिम। डेनिम क्या होता है? एक भारी सूती कपड़ा होता है जिसका ताना नीले रंग का होता है। ताना मीन्स जो लंबाई में कपड़ा जा रहा है ये नीले रंग का रहेगा। ये जो बाना में जा रहा है, ताना में जा रहा है कपड़ा, जो लंबाई में जा रहा है, कुनार की ओर जा रहा है, ये होगा नीले रंग का। ठीक है? और जो ताना है वो तो नीले रंग का होगा
और जो बाना होगा जिसको वेफ्ट बोलेंगे उसमें ट्विल बुनाई रहेगा। विभिंग कैसी होगी? ट्विल होगी। अभी एग्जामिनेशन में आपने सुना होगा साटिन, साटिन, ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई, बास्केट बुनाई, सारा आपने पढ़ा ना, देखा होगा आपने, पढ़ा भी है। अभी टीजीटी की परीक्षा दिया आपने, पीजीटी की परीक्षा आपने दिया है तो पढ़ा होगा आपने बुनाई। प्लेन बुनाई क्या होता है और ट्विल बुनाई क्या होता है, ये देखिए। प्लेन बुनाई में क्या होता है अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये डेनिम में ही समझा रही हूँ आपको, डेनिम को आप समझो। ये देखो, ये जो लंबाई से आ रहा है धागा, वो होता है ताने का। ये ताना बन रहा है, ठीक है, ये ताने का धागा लंबाई से आ रहा है। और चौड़ाई से जो बुनाई कर रहे हो आप, है ना, ये जो धागा जा रहा है ये कौन सी है धागा? बाना का धागा है, वेफ्ट का धागा है। तो अगर ये धागा यहां से गया, फिर इसको छोड़ के इस पर गया, इसको छोड़ा इस पर आया, इसको छोड़ा इस पर आया, ठीक है, फिर इस पर आ गया है तो अब इस पर आएगा, इसको छोड़ के इस पर आएगा, इसको छोड़ के इस पर आएगा। तो ये बुनाई जो होती है वो कहलाती है सादी बुनाई। कैसी बुनाई है? सादी, एक पर जा रहा है। लेकिन ट्विल बुनाई क्या होगा? ट्विल बुनाई क्या होता है, ऐसे इसको समझो, ये मान लो आपका बक्सा है, कपड़ा है, ठीक है, ये आपके ताने का धागा आ रहा है, और ये धागा आपके बाने का। तो पहला बाना इस पर जाएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, फिर इसको छोड़ेगा, इस पर आएगा, इसको छोड़ेगा, इस पर आएगा। और अब जो दूसरी बार चलेगा तो इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, और फिर आगे जाएगा। अब अगला बाने में यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ आएगा। इसके बाद फिर देखोगे तो इस तरह से जो बन रहा है ट्विल बुनाई इसको कहते हैं। इस पर आएगा, फिर इस पर नहीं आएगा, अब इस पर आएगा। तो इस तरह से जो आपको ट्विल में तिरछा जो जा रहा है बुनाई, यहाँ से देखो, ये बुनाई जो तिरछी जाएगी इस तरह से, ये बुनाई जो तिरछी जाएगी यहाँ से, ये बुनाई जो तिरछी जाएगी यहाँ से, ये बुनाई जो तिरछी जाएगी यहाँ से, ये जो बुनाई आपका यहाँ यहाँ जो आ रहा है, जो बाने का धागा चल रहा है, वो धागा ही कहलाता है आपके, समझ गए? जो बुनाई चल रही है आपकी वो आपके वेफ्ट की तरफ जा रहा है, डायगोनल जा रहा है। ये देखो डायगोनल जाएगा, ये बुनाई उनकी डायगोनल होगी। तो ये जो होता है वेफ्ट कहलाता है। ये लाइन मैंने समझाने के हिसाब से डाला है, लेकिन जब धागा जाएगा तो इसी तरह से जाएगा, सीधे सीधी बुनाई होगी इसकी। ताने के धागा लंबाई की ओर, बाने की धागा चौड़ाई की ओर, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये यहाँ बुनाई होगा, 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 फिर ये बुनाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ होगा, और यहाँ होगा। नेक्स्ट बुनाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ होगा। तो आप डायगोनल देख रहे हो ना, लाइन खींचोगे तो डायगोनल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये डायगोनल खींचोगे तो लाइन जा रही है, ये लाइन डायगोनल खींचोगे तो जा रही है। तो ये जो आपने देख रहे हो, ये जो आपकी बुनाई है वो ट्विल बुनाई कहलाती है। और ट्विल बुनाई जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, वो कपड़ा ज़्यादा मजबूत होता है सादी बुनाई की तुलना में, क्योंकि डायगोनल होता है। तो उसमें जो प्रेशर पड़ता है वो समान रूप से चारों तरफ से पड़ता है, तो फटता नहीं जल्दी कपड़ा। तो डेनिम में क्या है कि भारी सूती कपड़ा होता है, जिसका वार्प तो होता है ना, जिसका ताना होता है नीले रंग के धागे का, और वेफ्ट होता है ट्विल बुनाई का बना हुआ। डेनिम समझ गए? डेनिम अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, तो ध्यान रखना आप। इसके बाद आता है कैलिको। कैलिको किसको कहते हैं?
क्या है कैलिको? कैलिको किसको कहा जाता है? कैलिको वो चीज़ है, वो कपड़ा है जिसमें बुनाई सादी होती है, साधारण बुनाई रहता है, लेकिन कपड़े की चौड़ाई होती है 120 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है वो 120 सेंटीमीटर वाला होता है कपड़ा। अक्सर आप देखोगे जो पेटीकोट का कपड़ा खरीदने जाते हो या कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो 36-38 इंची उसकी होती है, अर्जा जिसको कहते हैं या पन्हा जिसको बोलते हैं, ये वाली चीज़ है। ये इसकी कहलाती है चौड़ाई वाला पार्ट, जिसको पन्हा बोलते हैं, अर्जा बोलते हैं कि अर्जा कितना है, पन्हा कितना है, तो ये वाला पोर्शन, तो ये 120 सेंटीमीटर होता है। उसको कहते हैं हम वस्त्र विज्ञान परिधान की भाषा में कैलिको कपड़ा। क्या बोलते हैं उसको? कैलिको। एक मैंने बताया था आपको कैम्ब्रिक, कैम्ब्रिक बताया था, मतलब सादी बुनाई वाला कपड़ा लेकिन बहुत महीन, अत्यंत सुंदर कपड़ा, अत्यंत महीन कपड़ा, जो कि 5 मीटर भी कपड़ा अगर होगा इतनी सी पोटली बन के आ जाएगा, वो कहलाता है कैम्ब्रिक। समझ गए? तो आपको जो महत्वपूर्ण था मैंने डेनिम वो समझा दिया, कैलिको समझा दिया, कैम्ब्रिक समझा दिया, वस्त्र गुणांक समझा दिया, फैब्रिक काउंट अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, ये ध्यान रख लेना। फैब्रिक काउंट जिसका जितना अधिक होगा वो कपड़ा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, फैब्रिक काउंट कम होगा कपड़ा उतना मजबूत नहीं होगा, और अगर रेशियो में उसका समानुपात नहीं है तो कपड़ा भी उतना अच्छा नहीं होगा। समझ गए? इसके बाद आता है पटोला। अब सब जानती होंगी, अभी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बाकी है जिन बच्चों का, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि टर्मिनोलॉजी अक्सर आता है, एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि पटोला किसको कहते हैं, क्या है पटोला। तो गुजरात की प्रसिद्ध साड़ी है, बहुत सुंदर है, जिसको विवाहिता पहनती हैं, विवाह के अवसर पर उनको दिया भी जाता है ससुराल की ओर से, और पीहर वाले भी देते हैं। चटकीले भड़कीले रंग की होती है, बहुत सुंदर होता है, गुजरात का खास करके ये वस्त्र साड़ी है। चिकनकारी आप जानते हो उत्तर प्रदेश का फेमस है, कढ़ाई वाला। जैसे आज जो मैंने कपड़े पहने हैं, जो मैंने साड़ी पहनी है, वो चिकन का है, चिकनकारी का है। इसमें जो डिजाइन आप देख रहे हो है ना, उल्टी तरफ से इसमें डिजाइन बनाई जाती है, ये देखो उल्टी तरफ से है इसकी डिजाइन चिकनकारी के, और सीधी तरफ से इसका शैडो इस पर आ रहा है। इसमें मेनली हेरिंग बोन का उपयोग किया गया है, कढ़ाई में हेरिंग बोन है और इसी की शैडो आगे की तरफ आ रही है, और यही इसकी खूबसूरती है। ये जो खूबसूरती देख रहे हो ना चिकनकारी का, खूबसूरती इसका यही है कि उल्टी तरफ से इसके डिजाइन बनाए जाते हैं। बाकियों में क्या होता है, डिजाइन सीधे तरफ से बनाए जाते हैं। एक अगर एग्जामिनेशन में आए कि कोई ऐसा कढ़ाई का नाम बताओ जो उल्टी तरफ से बनाई जाती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको चिकनकारी मालूम नहीं है तो। अब चिकनकारी में क्या होता है, आप देखो डिजाइन उल्टी तरफ से बनती है ना, डिजाइन इसको उल्टी तरफ से बनाते हैं, और इसका शैडो जो होता है सीधे की तरफ आता है। मेनली इसमें हेरिंग बोन का उपयोग इस साड़ी में किया गया है। बाकी जाली भी बनती है, इसमें गांठें भी बनती है, नॉट भी बनता है ना, देखो बीच में नॉट भी बनी हुई है, फ्लावर के बीच में नॉट भी बना हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है, बहुत फेमस है। इसके बाद एक चीज़ है कुटाई, ये टर्मिनोलॉजी में मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। कुटाई क्या है, बिटलिंग। बिटलिंग कब करते हैं, धागा जो गोल होता है उसको मशीन के द्वारा प्रोसेस में ला करके, प्रक्रिया में ला करके उसको कूट करके उसके सतह को चपटा बनाया जाता है। गोल धागे को चपटा बनाने की क्रिया बिटलिंग कहलाती है, और हिंदी में इसको हम कहते हैं कुटाई। ऐसे भी आप देखते हो किसी भी गोल चीज़ को कूटोगे तो चपटा ही तो होगा, तो धागा अगर गोल है तो इसको कुटाई होती है मशीन से, तो ये चपटा हो जाता है, इसको कहते हैं हम बिटलिंग, गोल धागे को चपटा बनाना। इसके बाद एक है टेंटरिंग। टेंटरिंग आप बच्चे पूछते हो ना, मैडम परिसज्जा पढ़ा दीजिए, परिसज्जा पढ़ा दीजिए, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखो। टेंटरिंग, टेंटरिंग क्या है बताओ, किसी को पता है टेंटरिंग क्या है? जब वस्त्र मिल से तैयार होकर के आता है बन करके, तो उसकी जो सतह एक जैसी नहीं रहती है। जैसे साड़ी बन के मान लो मिल से बन के आया, तो कहीं इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और कहीं कम होगी। वस्त्र सब जगह से एक समान नहीं होगा, तो क्या वैसा वस्त्र लेना आप पसंद करोगे, कपड़ा लेना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना, कि कहीं चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है, कहीं ज़्यादा चौड़ा है, मतलब असमान है। तो उसको परिसज्जा के द्वारा
वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, ताकि मार्केट में वो बिके और जो निर्माता है, जो उसको बनाया है, उसको पैसा मिले। अगर कपड़ा मार्केट से बन के आया है, मिल से बन के आया है, लेकिन उसका सरफेस इतना रफ रहता है, उसमें इतने फुजी रहते हैं, उसकी जो चौड़ाई रहती है कहीं पर ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, कहीं धागे गोल होते हैं, कहीं चपटे होते हैं, तो वैसा वस्त्र किसी काम का नहीं होता है। मार्केट में कोई भी उपभोक्ता उसको नहीं खरीदना चाहेगा। तो परिसज्जा के माध्यम से, टेंडरिंग के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, उसके जो चौड़ाई में जो असमानता है, वस्त्र कहीं से, जैसे ये वस्त्र है मान लो, है कहीं से चौड़ा है, कहीं से कम चौड़ा है, लेकिन हम बराबर उसको कर देते हैं। किसके माध्यम से? टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से। मशीन में उसको ले जा करके दोनों तरफ से कीलें लगी होती हैं और खींचा जाता है वस्त्र को, तो हर जगह से वस्त्र समान हो जाता है और वो अब सुंदर लगता है, देखने में आकर्षक भी लगता है। तो टेंडरिंग समझ गए। एक होता है साइजिंग। साइजिंग नाम सुनो। साइजिंग मतलब क्या होता है? वस्त्र के सतही दोषों को छुपाना। अब कहोगे वो सतही दोष क्या है? कहीं से वस्त्र देखोगे तो छेद रह जाता है, कहीं कहीं कपड़े छिड़े हुए मिल जाते हैं। अब जाना मार्केट में देखना तो कहीं कहीं बिल्कुल लगता है जैसे वहाँ पर धागा आया ही नहीं है, कहीं पर धागे डबल हो जाते हैं और कहीं पर बिल्कुल छेद रह जाता है। तो वो वस्त्र का सतही दोष होता है, सरफेस डिफेक्ट होता है। वैसा वस्त्र भी उपभोक्ता नहीं खरीदता है। तो वस्त्र के सतही दोष को छिपाने के लिए प्रक्रिया की जाती है, परिसज्जा की जाती है, उसमें कलफ लगाए जाते हैं, माण लगाए जाते हैं और उनके वस्त्र को मैंने कूट करके, पीट करके, ठोक करके किसी भी तरह से कि उसके सतही दोष को छुपा लिया जाए। अगर उसके ऊपर कोई फुज्जी है ना, तो उसको झुलसा करके ख़त्म कर देते हैं, चिकना कर दिया जाता है वस्त्र को। तो सब सतही दोष को छिपाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी साइजिंग कहलाती है। ठीक है, साइजिंग कहलाती है। अब है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग कपड़ा सुने हो? मर्सराइज कहते हैं ना, जबकि मर्सराइज्ड धोती है, धोती बहुत अच्छा मर्सराइज्ड किया हुआ है। मर्सराइज्ड मतलब क्या होता है? वस्त्र के सतह को चिकना करना, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग मतलब होता है वस्त्र की सतह को चिकना करना। सतह को चिकना करना, ये ध्यान रखना। मर्सराइजिंग मतलब मर्सराइज्ड धोती रहता है जो जेंट्स पहनते हैं, या मर्सराइज्ड उनके कुर्ता का कपड़ा होता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, इसलिए कि उसका सतह बहुत चिकना हो जाता है, कहीं से रूखा नहीं रहता है। और जो चिकना रहेगा, जिससे हाथ फिसलेगा, देखने में अच्छा लगेगा, उससे सभी पसंद करेंगे, मार्केट में बिकेगी वो चीज़ें। ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया। कैलेंडरिंग एक टर्म है परिसज्जा का, कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है? कोई बताओ, व्हाट इज कैलेंडरिंग? वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। मर्सराइजिंग मतलब चिकना करना, और उससे भी ज्यादा चिकना करना है, बिल्कुल फिसल जाए हाथ, रेशम के वस्त्र की तरह, तो उसको कहते हैं हम कैलेंडरिंग। वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। इसके बाद होता है मोयरिंग। मोयरिंग मोयरिंग मतलब क्या है? वस्त्र पर लहरदार नमूने बनाना। परिसज्जा के माध्यम से जो वस्त्र है, जैसे ये वस्त्र है, तो इसके ऊपर कई बार आप देखते हो ना, कपड़ा खरीदने जाते हो तो लहरदार बना हुआ रहता है, इस तरह से लहर बने रहते हैं, वस्त्र के सतह पर लहरदार नमूने बने रहते हैं, जिससे वस्त्र सुंदर लगता है देखने में। खास करके जैसे लड़कियों की फ्रॉक बनाने होते हैं, या कोई और साड़ी होती है जो लहरदार रहता है ना, तो उसको कहते हैं, उसको मोयरिंग करके, उस प्रक्रिया को मोयरिंग कहा जाता है। मोयरिंग के माध्यम से वस्त्र के सतह पर लहरदार नमूने तैयार किए जाते हैं। समझ गए बात को? इसके बाद आता है विरंजन। विरंजन अंग्रेजी में छात्राएं समझे, इसको कहते हैं ब्लीचिंग। आप देखो, सफेद कपड़े अपन पहनते हैं, दुपट्टा है या सलवार है, सूट है, अगर सफेद रंग का है, साड़ी है, धोती है, तो पहनते पहनते उसका कलर जो है धोने के बावजूद भी पीलापन आ जाता है, सफेद नहीं रहता है। तो उसकी सफेदी को पुनः लाने के लिए
कपड़े को बहुत सुंदर बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए उसमें विरंजक का उपयोग किया जाता है। नील डालते हैं हम अपन लोग, है ना, नील डालते हैं ना, तो नील डालने से वस्त्र में सफ़ेदी आ जाती है, उसको कहते हैं विरंजक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ब्लीचिंग, विरंजन करना, ब्लीचिंग। इसके बाद आता है नैपिंग। एक वर्ड और समझो, नैपिंग। ब्लीचिंग समझ में आ गया कि जो सफ़ेद कपड़ा है बार बार यूटिलाइज करने के बाद, बार बार साबुन से धोने के बाद, सर्फ से धोने के बाद भी वो अपनी चमक को खो देता है, सफ़ेदी को खो देता है। वापिस उसमें सफ़ेदी लाने के लिए नील या टिनोपॉल या कोई और जो विरंजन पदार्थ होता है, विरंजक पदार्थ होता है, उसको डालते हैं, जिससे कि उसमें सफ़ेदी आ जाती है और वापस कपड़ा चमकदार हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, तो उसको कहते हैं विरंजन। इसके बाद एक वर्ड है नैपिंग। नैपिंग, नैपिंग का मतलब होता है रोएं उठाना। रोएं उठाना किस पर? कपड़े पर। आप तौलिया देखते हो या छोटे छोटे रुमाल होते हैं, तो उसमें वस्त्र के सतह पर रोएं उठा दिए जाते हैं। रोएं उठाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब आप नहा करके निकलते हो तो उस तौलिया से अपने शरीर को रगड़ के पोंछ लेते हो, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको कहते हैं इस प्रोसेस को नैपिंग। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी आपको बता दिया है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। अगर ये वीडियो बेटा आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने की इजाज़त, बाय बाय। कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट हमें ऊर्जा देती है काम करने के लिए। मैं चाहे कितनी भी थकी रहती हूँ, अगर आपका कमेंट आता है और आप मुझे कहते हो मैडम मुझे ये पढ़ा दीजिए, मैडम वो समझा दीजिए, तो मुझे, भले मैं नींद में भी रहती हूँ तो सोचती हूँ नहीं, बच्चों ने पूछा है, मुझे ज़रूर बताना चाहिए, और मैं बता देती हूँ। तो प्लीज़ आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक हमें जाने की दो बेटा इजाज़त। तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो आपको